How many of you practiced logarithm during weekend? किसी ने एक भी कैलकुलेशन किया वीकेंड पे लॉगरिथम? मैं देख सकता हूँ देव्यांश ने हाथ खड़े किए हैं और वेदांश ने और प्रणव ने, और किसी ने नहीं किया लॉगरिथम। प्रियांशु ने किया, दिशा ने किया। गुड, हाँ दिशा had been asking few doubts also. Good दिशा. Anyone else? Okay, Abudaya also did something. तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया करो। आज की क्लास में मैं होमवर्क भी दूंगा, तुम्हें करना जरूरी होगा। You will have to do it. Okay. So let's start. So सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होता है ना, ये समझेंगे। फंक्शन अगर बेसिक चीज में बताऊं तो ये एक एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो चीजें होती हैं। सो व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी विल सी। इफ आई राइट समथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव रिटन y is equal to 3x square plus 2x plus 1. So this is something which we have written. Now here we have two variables y and x. So you can see very well कि y का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। x जैसे जैसे चेंज करेगा y का वैल्यू भी चेंज करेगा। सो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि y is a function of x. Function of x is as in y, the value of y depends on the value of x, right? And this kind of function where only algebraic terms are being used, इसको हम लोग algebraic function कह सकते हैं, right? So ये एक फंक्शन है जहां पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगर अब हमें y का वैल्यू x पे किसी और x पे निकालना है, फॉर एग्जांपल विल राइट फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1। सो एट x इज इक्वल टू 1 y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे हम लोग 1 डाल देंगे। 3 into 1 square plus 2 into 1 plus 1. So this is 3 plus 2, 5 plus 1, 6. So this is the value of the function at x is equal to 1. तुम्हें याद होगा तुम लोग जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कर रहे थे या फिर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू समथिंग देखा था, राइट? तो वहां पे हम लोग उसको क्या लिखते थे, पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते थे और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a उसको pa से रिप्रेजेंट करते थे। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल तो बस डिपेंडेंट है दो ही चीज पे, राइट? मतलब पॉलिनोमियल बस एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता था जहां पे x का पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता था, राइट? सो x का पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर होल नंबर या नेचुरल नंबर बोल लो, बेसिकली कि होल नंबर बोल लो। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते थे। अब ये जो है फंक्शन, ये अपने आप को एल्जेब्रा से बस लिमिट नहीं करता है। देयर कैन बी ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयर कैन बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देयर कैन बी ए लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, बस एल्जेब्रा पे लिमिटेड नहीं रखना है। मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, बट ये एक जो फंक्शन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आ गए पिक्चर में, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है? सो दिस फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और फंक्शन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट एफएक्स से करते हैं, तो जैसे हम लोग वहां पे करते थे एफएक्स से कर सकते हो, जीएक्स से कर सकते हो, फंक्शन को किसी भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो।
राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग fx से कर रहे हैं तो y is equal to fx means y is dependent on x. So x is independent variable and y is dependent variable. This is an example of trigonometric function. You can have a algebraic function. So this is an example of algebraic function. Is it clear to everyone? Huh? So yes. किसी को कुछ पता है? No, sir. So फंक्शन का अगर हम फंक्शन के पहले हम लोग कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जान लें। कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी whose value remains unchanged during mathematical operation is called a constant quantity. तो ऐसे ऐसे नंबर्स जो जिनका की वैल्यू अनचेंज होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लो पाई हो गया या ई हो गया या 5 हो गया 6 हो गया, ये जो वैल्यूज हैं ये चेंज नहीं करता है किसी एक्सप्रेशन में, ये वैल्यूज हमेशा उतना ही रहेगा। 5 अगर लिखोगे एक एक्सप्रेशन में या दूसरे एक्सप्रेशन में 5 का वैल्यू तो चेंज नहीं करता है ना, तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, राइट। सो constant is a quantity whose value remains unchanged during mathematical operation. So in any mathematical operation 5 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू रहेगा किसी भी एक्सप्रेशन में तुम यूज करो। So all these numbers which we see and all the integers, all the fractions and constants like pi, e, etc. These are all called constants. Okay. Then we have variable. Variable क्या होता है? Quantity which can take different values is called a variable quantity. So all these algebraic expression we use, these small letters to represent a variable which can take any value, whose value changes, whose value can change from one expression to another expression. अगर मैंने कोई expression लिखा y is equal to 2x square plus 3x, राइट, वहां पे x का वैल्यू कुछ और हो सकता है और y इज इक्वल टू sin x plus cos x, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और हो सकता है। किसी दूसरे एक्सप्रेशन में या किसी दूसरे फंक्शन में वो जो वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज कर सकता है, राइट। सो इट कैन टेक एनी वैल्यूज। सो दैट्स व्हाई such quantities are called variables and they are represented by small letters x, y and z. Okay. Now comes the definition of function. So if you see, a quantity y is called a function of variable x if corresponding to any value of x, there exists a definite value of y. The phrase y is a function of x is represented as y is equal to fx. इसको read कैसे करेंगे? y is a function of x और इसको represent कैसे करेंगे? y is equal to f of x, f और उसके bracket में x. Right? So यहाँ पे quantity y is called function of variable x. So here x is basically independent variable and y is basically the dependent variable. Now, for example, consider that y is a function of variable x, which is given by, so let's say we are representing an algebraic function. This is y is equal to 3x square plus 7x plus 2. So if x is equal to 1, then y will have a value 3 into 1 square. जहां जहां पे x से हम लोग क्या करेंगे उसको 1 से replace कर देंगे value से. 7 into 1 plus of 2, so this is equal to 12. And when x is equal to 2, we'll have 3 into 2 square plus 7 into 2 plus 2. So 4 3s are 12 plus 14, 26 plus 2 is 28. So the value of the function at x is equal to 2, f of 2 is equal to 28. Similarly, the value of the function at x is equal to 1 will be equal to 12. So this is one thing and this is another thing. Now therefore, when the value of variable x is changed, the value of function also changes, but corresponding to each value of x we get a single definite value of y. So y is equal to 3x square plus 7x plus 2 represents a function of x, right? So this is a function of x.
where x is an independent variable and y is a dependent variable, and function is represented by f of x here, right? और ये एक फंक्शन algebraic फंक्शन. क्लियर है बच्चों? बेसिक फंक्शन तो समझ में आया. दिशा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दिशा, माधव, आ रहा समझ? यस सर. शान, यस सर. अभी तक कैमरा ऑन रखो. राघव, राघव, अक्षत, ये सब आप लोग सबको समझ में आ रहा है? क्रिस, तुम्हारा भी कैमरा क्यों ऑफ ऑन कर? सर अभी वाईफाई थोड़ा धीरे चल रहा है, अभी ऑन कर लेता हूँ. ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं. दिशा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू लिसन टू मी? Yes. You understood it, right? Yes, sir. Okay. So now let's move to the next thing. So we took some examples also. We'll again discuss एक बारी. So let's say, so now types of functions if we go. So types of functions, पहला हो गया algebraic function. Example, y is equal to fx, 2x square plus 3x plus 1. ये एक algebraic function. यहाँ पे पॉलिनोमियल और फंक्शन में अलग अलग डिफरेंस है. मतलब तुम अगर ऐसे भी लिखो ना, y is equal to gx is 2 root x plus 1 by x, ये भी एक फंक्शन होगा. पर ये क्या पॉलिनोमियल है क्या? नो सर. ये पॉलिनोमियल है? क्यों नहीं है? यहाँ पे x का जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, x रेज़ टू द पावर 1 by 2, और ये डिनोमिनेटर में x है, मतलब x का पावर नेगेटिव. तो x का पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है पॉलिनोमियल. इवन दो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ फंक्शन, राइट? तो फंक्शन एक बड़ा सुपर सेट होगा. ठीक है. अच्छा, दूसरा जो हम लोग कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मैं कुछ एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ. सारे फंक्शन को तो अभी हम लोग कवर नहीं कर सकते, बट जो हम लोग यूज करेंगे जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स आ जाएंगे. मान लो y इज इक्वल टू कुछ फंक्शन fx है, और ऐसा आ गया कि sin x प्लस tan स्क्वायर x. तो ये बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, है ना? तुम्हें ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक अलजेब्रिक फंक्शन हो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं. फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन. फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन, साइन के अंदर एक पूरा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक वेरिएबल नहीं है, क्या है? फंक्शन है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन. ठीक है. इसका हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग अभी डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना. तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, ऐसे फंक्शंस का जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो हम लोग करते हैं, एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल. सो चेन रूल को यूज करके हम लोग करते हैं. ये हम लोग डिटेल में करेंगे जब डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेंगे. थर्ड फंक्शन इज, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया. अब मान लो लॉगरिथमिक फंक्शन है. So example, log of x cube plus x square plus 1. अब ये भी क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है क्या? कौन बताएगा, है या नहीं? Is it a function of function? Yes. Yes, it is a function. Yes. हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log of x होना चाहिए था. यहाँ x के जगह ये पूरा एक अलजेब्रिक पूरा
एक्सप्रेशन है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, राइट। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद अगर हम लोग फोर्थ पे आते हैं, जो हम लोग जनरली करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। यहाँ पे एक्सपोनेंट पे एक और एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का एक है, right? तो ये सारे कुछ ये हो गए, फॉर्मूलेज हो गए। अब सॉरी, यू वांटेड टू राइट? Sir, I had a question. Yeah, please. Sir, normal y is equal to e to the power 2 will also be an exponential function. Yeah, but then there will be no variable. It will be a constant. E to the power 2, e is a constant. E square basically is another constant. You know, एक नंबर का स्क्वायर कर, तो ये कांस्टेंट फंक्शन, इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। Sir, but then e की तो दो वैल्यूज एक्सेस करेगी ना? e की क्या दो वैल्यूज हो सकती है? नहीं। Yes, sir. दो Sir, वैल्यू क्यों? Sir, पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, वो तो स्क्वायर रूट लेते हैं तब दो वैल्यूज होती है ना, स्क्वायर करने पे दो वैल्यूज थोड़ी ना होती है। नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी स्क्वायर। ओके सर, थैंक यू। अगर हम लोग y इज इक्वल टू रूट अंडर e लिखेंगे तब वहां पे दो वैल्यूज आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम लोग करते हैं जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, दस फिफ्थ काइंड ऑफ फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा क्लास ले रहे होंगे तब हम लोग करेंगे। I could have started with trigonometry also, but function and differentiation would give you an excitement of class 11. Trigonometry तो पहले भी पढ़ा, उतना मजा कुछ नया नहीं है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कि अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो जब मैं थीटा लिखूंगा ना, तो थीटा विल बी इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। मतलब साइन को जब इस तरफ ले जाएंगे तो एक इनवर्स फंक्शन हो जाता है। मैथमेटिक मतलब अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसके डोमेन और रेंज और बहुत सारी चीजें अभी पढ़ोगे, वो सब में मैं नहीं जा रहा। बेसिक चीज है, साइन थीटा अगर 1/2 है और थीटा एंगल निकालना है तो हम उसको साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा क्या तुम्हें देगा? एक एंगल देगा, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब फंक्शन के टर्म्स में इसको अगर हम लिखें, y इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, लेट्स से 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। साइन इनवर्स है, उसी तरह कॉस इनवर्स x होगा, फिर तुम्हारा tan इनवर्स x होगा, है ना। उसके बाद sec ऑफ इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स ऑफ x। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसका उल्टा, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो फॉर्मूलेज है, आइडेंटिटीज हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब हम लोग अभी 11th क्लास में करेंगे मैथमेटिक्स में, और 12th क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, नाउ कम्स डिफरेंशिएशन। एक और चीज मुझे फंक्शन में बताना था,
वो मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y is equal to x square plus 2x plus 1, सो यहाँ पे ये बेसिकली मैपिंग हो रहा होता है, दो सेट्स हैं। सेट तो तुम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हो ना, है ना? तो यहाँ पे सेट ए टू सेट बी बेसिकली हम लोग मैपिंग करते हैं। ए में वो वैल्यूज हैं जो x के वैल्यूज हो सकते हैं, और बी वाले सेट में वो वैल्यूज जो f ऑफ x के वैल्यूज। तो तुम यहाँ पे जो x के वैल्यू लोगे, लेट्स से फॉर x इज इक्वल टू 1 2 3, हम लोग को निकालना है y का क्या वैल्यू होगा, तो x इज इक्वल टू 1 2 and 3, राइट? और जो सेट A है दैट टेक्स ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड सेट B टेक्स ऑल द वैल्यू ऑफ y। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या वैल्यू है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो गया। 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 हो गया, और 3 डालोगे तो 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16 हो गया। सो मान लो सेट बी में एक और है 5 है और यहाँ पे कुछ 6 भी है, तो 1 विल बी एसोसिएटेड विथ 4, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ y इज 4, at x is equal to 2 value of y is 9, at x is equal to 3 value of y is 16। तो ये जो है दिस इज f of x, मैपिंग हो रहा है, मैपिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ x टू द वैल्यू ऑफ y। तो ये बेसिकली इसको हम लोग बेसिकली मैपिंग ऑफ फंक्शन कहते हैं। So here you map the value of x to the value of y, that is fx। तो ये मैपिंग ऑफ फंक्शन हो जाता है। यहाँ पे ये जो x के वैल्यूज हो सकते हैं फंक्शन में, उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और ये जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y हो सकता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ ए फंक्शन और डोमेन ऑफ ए फंक्शन। जो x के वैल्यूज पॉसिबल है वो डोमेन में आ जाएगा, और जो y के वैल्यूज पॉसिबल है वो रेंज में। ईशान, एम आई ऑडिबल? तुम लिख रहे हो यू आर नॉट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल ना? सुनाई पड़ रहा है ईशान अब? Yes, sir. Now you are audible. हाँ, जब प्रॉब्लम हो मुझे बता दिया करो, है ना? ठीक है ना, बोल के भी बता सकते हो, कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहले जाएंगे कि डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या है। तो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन determines the rate of change of dependent variable say y with respect to an independent variable say x। मतलब rate of change of y with respect to x is called differentiation or derivative of a function। so मतलब कि मान लो तुम्हारे पास एक कोई फंक्शन है y is equal to 2x square plus 1, तो x में अगर कुछ तुम चेंज लाते हो डेल्टा x का, उस डेल्टा x के चेंज करने से y में जो चेंज होता है लेट्स से डेल्टा y होता है, देन वी से दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मींस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इसी में अगर हम लोग डेल्टा x का वैल्यू जो चेंज x में हुआ है वो अगर बहुत छोटा कर देंगे, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कहते हैं, और उसको हम लोग dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन, मतलब इफ
द चेंज इन x डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x बहुत छोटा चेंज है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बहुत छोटा डेल्टा y जो चेंज आएगा उसको हम लोग dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, right? So derivative of a function determines the rate of change of dependent variable. Dependent variable क्या है? y है, तो rate of change of y with respect to x अगर हम करते हैं, that is known as derivative of a function y with respect to x. Now by definition of a function, the variable y has definite value for every value of x. तो अगर suppose x changes from x to x plus delta x, मतलब delta x मतलब डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, सो x से हम लोग चेंज करके x प्लस डेल्टा x कर दें तो y विल चेंज फ्रॉम y टू y प्लस डेल्टा y, करस्पॉन्डिंग चेंज y में भी कुछ चेंज आएगा, राइट? सो अगर तुमने मान लो यहाँ पे जो 2x स्क्वायर प्लस 1 में लिख रहा था, इसमें x इज इक्वल टू 1 पे जो y का वैल्यू है दैट इज 2 प्लस 1 3, और x इज इक्वल टू 3 पे y का जो वैल्यू होगा 9 2 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे x में कितना चेंज हो रहा है? डेल्टा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज 2, तो x में जब 2 का चेंज आता है तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y क्या हो जाएगा? चेंज इन y 19 माइनस 3 करोगे तो ये 16 का चेंज आ गया। भाई x में अगर 2 का चेंज हो रहा है तो y में 16 का चेंज हो जाएगा। तो अगर हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या हो जाएगा? 16 बाई 2 विच इज इक्वल टू 8, राइट? बट यहाँ पे जो डेल्टा x है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज नॉट टेंडिंग टू 0, x डेल्टा x में चेंज एक ठीक ठाक चेंज, इसीलिए y में भी चेंज जो हमें बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, राइट? बट तो अब जो x चेंज होके x से x प्लस डेल्टा x हो गया, मतलब 1 से 3 हो गया, एंड y चेंजेस फ्रॉम y टू डेल्टा y, मतलब y का जो वैल्यू पहले 3 था अब 19 हो गया, मतलब 3 से लेके ये 19 हो गया, राइट? सच दैट डेल्टा x अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल x एंड डेल्टा y क्या है? इंक्रीमेंट इन द y वेरिएबल y ड्यू टू चेंज इन डेल्टा x। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x इसको क्या कहते हैं? Average rate of change of y with respect to x at a particular value of x, है ना? Rate of change of y, average rate of change of y with respect to x is called. In fact, we define derivative of a function y with respect to x as delta y by delta x when delta x tends to 0. तो उस केस में delta y by delta x और लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग dy अपॉन dx लिखते हैं मैथमेटिक्स। सो सर लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। ये 1 मिनट इसको कंप्लीट कर लेने को, फिर हम लोग दोबारा करें। ओके। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जैसे मैं कह रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, dy बाई dx इज लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। सो हियर ये जो y में चेंज है, करस्पॉन्डिंग y में चेंज जब डेल्टा x बहुत छोटा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका dy बाई dx है। डेल्टा, इसको इस सिंबल को डेल्टा कहते हैं, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को अब हम लोग क्या लिखने लगेंगे? dy अपॉन dx, ठीक है? तो ये लिखने का तरीका है। ये कब हम लोग लिखते हैं? जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होता है, बहुत छोटा क्वांटिटी हो जाता है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 मतलब मान लो 0.001 हो गया, दिस इज वेरी स्मॉल, राइट? सो व्हेन x का जो चेंज है वो इतने से बस चेंज करेगा, तब जो करस्पॉन्डिंग y में चेंज होगा, वो जो रेशियो हम निकालते हैं that is being represented as dy by dx and that is called derivative of y with respect to x. Physical significance, physical meaning इसका हम लोग अभी समझ, ठीक है? So d by dx is a symbol, जैसे मैथमेटिक्स में तुम लोग साइन का एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल देखते, ऑपरेटर था ना, साइन का था एक ऑपरेटर, साइन एक्स, मतलब तुम साइन ऑफ एनी एंगल तुम निकाल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम एंगल निकाल दो,
यहाँ पे उसी तरह d अपॉन dx जो लिखते हो, दिस इज अ सिंबल फॉर रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। यही अगर मैं लिखूं d बाय dz, मतलब रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू z, अनदर वेरिएबल z। उसी तरह अगर मैं d ऑफ dt लिखूं, डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ whatever is here with respect to another variable time। तो ये लिखने का तरीका है, बस एक रिप्रेजेंटेशन। क्षितिज बताओ क्या नहीं समझ में आया? सर लास्ट स्लाइड की जो लास्ट पार्ट था सर, ये वाला वी डिफाइंड एवरेज रेट डेल्टा y बाय डेल्टा x। delta y by delta x is called average rate of change of y with respect to x at a particular value of x. Delta x has to be very small. Average rate of change of y with respect to x का मतलब कि अगर तुमने जो जैसे मैंने बताया था x को हम लोगों ने चेंज किया था 1 से लेके 3 तक, तो जो y में चेंज आया था वो मेरे ख्याल से कितना था मुझे याद नहीं, 3 से लेके 19 तक का चेंज, राइट। तो ये जो अब कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट मतलब जब x में 2 का चेंज हुआ तो y में 16 का चेंज हो गया, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज पर वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, 16/2 8 हो जाएगा। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, है ना। हम लोग जो स्पीड निकालते हैं वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम है, या सॉरी स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो वहां रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, उसको स्पीड लिखते हैं। वो क्या है, एवरेज वैल्यू ही तो देता है ना। एवरेज स्पीड ही है ना, नेट चेंज इन डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। वही यहाँ पे भी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y में कितना चेंज हो रहा है, टोटल x में जितना चेंज हो रहा है उसमें y में चेंज डिवाइडेड बाय x में चेंज, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमको दे देगा। मतलब x जब 2 यूनिट से चेंज होता है तो y 16 यूनिट से चेंज होता है, और x अगर 1 यूनिट से चेंज होता है तो y 8 यूनिट से चेंज होता है। ये एवरेज वैल्यू ही तो है। अब हम कहेंगे कि x हाफ यूनिट से चेंज होगा तो उसी एवरेज से हम निकाल लेंगे कि y भी 4 यूनिट से चेंज हो जाएगा, है ना। पर यूनिट हमें पता है कि 8 चेंज हो रहा है y में, तो हाफ यूनिट में वो 4 से चेंज हो जाएगा। तो यही इसीलिए उसको एवरेज रेट ऑफ चेंज। थैंक यू सर। Anyone else who is finding problem? As I said, see, every line by line or every point by point you may not be able to understand. It's a huge topic in mathematics. We take lot many classes to explain this. Try to understand it as in कि एक ऊपर से एक समझ लो कि अच्छा ये चीज है, इसको dy by dx कब लिखते हैं, ये सब चीज बेसिक चीज बस तुम्हें पता हो, और डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उस पर अब हम जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड वाले में एक जगह प्रॉब्लम थी। हाँ ईशान बताओ ना इसमें। सर ये डी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x में LIM क्या है? ये लिमिट है, लिमिट बताता है किसी फंक्शन का। मतलब ये क्या कह रहा है, ये एक मैथमेटिकल, उसी तरह मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। मतलब अगर हम किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं तो उसके अंदर जो नीचे जो क्वांटिटी रहता है उसको ध्यान में रखना होता है कि भाई डेल्टा y बाय डेल्टा x तो तुम बोल रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर हम डेल्टा x को बहुत छोटा कर दें, मतलब बहुत छोटा है एज इन कि 0 के बराबर कर दें, तब क्या वैल्यू होगा, तो उसको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है कि हम x के वैल्यू को लिमिट कैसे कर रहे हैं, x डेल्टा x को 0 के वैल्यू के पास लेके आ रहे हैं। तो लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा x टुवर्ड्स 0 विल in this whole expression is equal to dy by dx। ये एक लिमिट, फिर से एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जो तुम्हें बताता है कि डेल्टा x का कितना छोटा वैल्यू तुम ले। एग्जैक्ट 0 तो कर नहीं सकते ना ईशान, अगर एग्जैक्ट 0 करेंगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x अनडिफाइंड हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर में कुछ भी 0 होता है तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए हम उसको एग्जैक्ट 0 नहीं लिख के कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x को एकदम छोटा कर दो और उसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज दे।
अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे ना, तो उनको वो क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा। सो जैसे अब अगर इसका हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, राइट, सो फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx अगर हम देखें, सो फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx है the ratio of small change in function y and the variable x is called the average rate of change y with respect to x. So for example, if a body covers a small distance delta s in small time delta t, then average velocity को हम लोग क्या लिखते थे, change in distance by time taken, distance travel by time taken is average velocity, right? अभी हम बात कर भी रहे थे इसको। अब इसी में अगर मैं लिख दूं कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 अगर मैं कर दूंगा, राइट, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की जगह उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम एट अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल व्हेन डेल्टा टी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है, तब हमारे पास जो स्पीड आएगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। सो एवरेज स्पीड में हम लोग डायरेक्टली बस एवरेज वेलोसिटी में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम कर देते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम लिखेंगे तो उसी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी एस अपॉन। सो ये हम लोग वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको अब मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग से तुमको ज्यादा अच्छे से समझ। अब देखो, जब मैं ये कह रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज वेरी मच यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स इन फिजिक्स। सो इफ डेल्टा वाई बी द चेंज इन वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा एक्स इन चेंज इन एक्स, मतलब अगर हम लोग, हमारे पास ये फंक्शन है ना, हम लोगों ने एक ग्राफ बना रखा है इस फंक्शन का कुछ इस तरीके से, राइट। अब जब हम लोगों ने x को चेंज किया डेल्टा x से, मतलब पहले वैल्यू x था, बाद में x प्लस डेल्टा x किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग y का चेंज अगर देखते हैं, तो पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब x जैसे जैसे बढ़ाओगे तो तुम जो है आगे बढ़ते जाओगे और फंक्शन पे यहाँ पहुंच जाओगे। डेल्टा x अगर चेंज किया तुमने x में, तो अब y भी तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि तुम इसके अलोंग आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे x था, जैसे जैसे x को आप इंक्रीज करोगे, लेट्स से आप x प्लस डेल्टा x पे करस्पॉन्डिंग y देखो, पहले यहाँ पे जो y था, लेट्स से ये y1 था, बाद में जाके ये y2 हो गया, तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन y क्या हो गया, ये चेंज इन y हो गया डेल्टा y। कब, जब तुमने चेंज डेल्टा x किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा y चेंज आया है। तो अब अगर तुमको जो हम लोग कह रहे थे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज वो क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है, वो निकालोगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या होगा, बेसिकली एक इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसका स्लोप हमें दे देगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। स्लोप सबको पता है ना, चेंज इन y बाय चेंज इन x स्लोप होता है। तुम लोग जो मेरे साथ पढ़े हुए 9th क्लास में भी हम लोग जब करते थे, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम कहते थे वेलोसिटी है, राइट। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम कहते थे एक्सेलरेशन, है ना, कहते थे ना हम लोग। उसी तरह 10th क्लास में हम लोग आए तो रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ, VI ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या था, रेजिस्टेंस था, V बाई आई इज इक्वल टू R करके। तो यहाँ पे जो Y में चेंज है उसके करस्पॉन्डिंग, X में जो चेंज है उसके करस्पॉन्डिंग जो Y में चेंज आया, उसको हम लोग डेल्टा Y अपॉन डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट। अब जब आप इसको, तो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो गया, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग PQ, मतलब ये जो कॉर्ड है ना, स्लोप ऑफ सिकेंट, कॉर्ड नहीं बोलेंगे सिकेंट बोलते हैं, तो स्लोप ऑफ सिकेंट PQ दैट इज एक्चुअली द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. Is this point clear? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अच्छा।
अब तुम सोचो, खुद ही सोचो, डेल्टा एक्स को तुम कम करना शुरू करो, है ना। डेल्टा एक्स को कम करना शुरू कर दिया। अब पहले डेल्टा एक्स इतना बड़ा था, हम लोगों ने कम करके अब यहाँ पर हम ले आए, तो करस्पॉन्डिंगली वाई भी नीचे आ जाएगा, डेल्टा वाई भी कम हो जाएगा ना कम। अब फिर और कम कर दो डेल्टा एक्स को, हम लोग यहाँ पहुंच जाते। डेल्टा एक्स को और कम कर दिया, तो ये जैसे जैसे तुम डेल्टा एक्स को कम करते जाओगे, ये पॉइंट क्यू जो है ये पी के पास जाता चला जाएगा ना। अब जब तुम डेल्टा एक्स को और कम किए और पास आया, जब हम कह देते हैं कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये जो पॉइंट क्यू है और पॉइंट पी है, ये दोनों कॉन्साइड कर जाएगा, एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाएगा ना। तो जब मैं कह रहा था कि हम लोग जब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालते थे, तो ये इस सेकेंड का स्लोप होता था। जब आप डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दोगे, तो वो क्या पहुंच जाएगा? सेकेंड क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा उस पॉइंट पे। भाई जो सेकेंड पहले था, जैसे जैसे एक्स को कम करते जाओगे, पास लेते जाओगे क्यू और पी को, क्यू और पी कोइंसाइड कर गए, तो वो कोइंसाइड कर गए, तो वहां पे अगर तुम सेकेंड बनाओगे क्यू और पी को ज्वाइन करने वाला, वो क्या है? अगर एक ही पॉइंट है तब तो टेंजेंट बन गया ना। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। तो क्यू को पी के पास लेके आए, तो क्यू और पी कोइंसाइड कर गया, और ये जो सेकेंड था ये क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। तो मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब मैं लिखता हूं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये चीज बन जाता है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज एक्चुअली डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर हमारे पास एक कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक ग्राफ है, तो dy अपॉन dx, ये बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ, सो dy बाई dx एट, मान लो हम लोग कह देते हैं x इज इक्वल टू x1, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू x1 ऑन फंक्शन y इज इक्वल टू fx। क्लियर है सबको? यस सर। सबको समझ में आया? एक लाइन से वेदांश, अभुदय, आप लोग को आया समझ? दिव्यांश, Yes, sir. Yes, sir. ईशान, Yes. राघव, अक्षत, कृष, लक्ष्य, दिशा, दिशा, डिड यू गेट इट? Yes, sir. अधिराज, माधव और आरव, यस Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब हम लोग दूसरे इस पे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यही जो हम बात कर रहे थे ना, उसी को फिर से बताया हुआ है, मैंने तो वहीं पे बता दिया था तुम्हें। If value of delta x is gradually reduced, then point Q will move nearer to point P. जैसे जैसे डेल्टा x का वैल्यू रिड्यूस करेंगे, Q क्या है? P के पास आता चला जाएगा, राइट? If the process is continuously repeated, the value of delta x will be infinitely small, and second PQ to the given curve will become a tangent at the point P. Therefore, limit delta y by delta x, where delta x tends to 0, is nothing but dy by dx, which is equal to tan theta, that is the slope of the tangent at point. Now we can say that differentiation of y with respect to x, that is dy by dx, is equal to slope of the tangent at point P, or dy by dx is equal to tan theta. तो तुमसे कोई पूछेगा कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डेरिवेटिव का? फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं और किसी पॉइंट पे इस ग्राफ का अगर हम टेंजेंट बनाएं, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है? tan थीटा स्लोप होता है, राइट? सो यहाँ पे जो टेंजेंट है, इसका ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, उसको अगर हम लोग उसका tan निकालें, थीटा एंगल बना रहा है, मान लो वो tan निकालें, तो tan थीटा is nothing but the dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का मतलब तुमने उस फंक्शन का एक टेंजेंट ड्रॉ किया और उसका स्लोप जो है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना था, उसका tan थीटा निकाल लोगे तो वो उसी dy by dx के बराबर आ जाएगा। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Sir, could you explain this again? Yes, I'll do that. What I meant to say is, see, अभी तक तो तुमको वो वाला चीज समझ में आ गया ना कि हम लोग जब सेकेंड को धीरे धीरे मतलब डेल्टा एक्स को रिड्यूस करोगे तो सेकेंड बन जाता है टेंजेंट, ये तो समझ में आ गया। Yes, sir. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, टेंजेंट जो बन गया, अब हम लोग जब ये कहते हैं, देखो टेंजेंट बन गया, अब हम लोग डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दिस इज व्हाट, जब हम लोग मान लो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाल रहे थे, ये उस फिगर में नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, ये डेल्टा वाई है और डेल्टा एक्स, राइट, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, ये जितना एंगल थीटा होगा वही एंगल ये भी थीटा है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan ऑफ दैट एंगल, tan थीटा हो गया, राइट। तो अब मैं जब कह रहा हूँ कि डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं, तो टेंडिंग टू जीरो करने पे ये पॉइंट जो Q है ये P के पास आ गया और ऑलमोस्ट P और Q कोइंसाइड कर गए। जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तो P and Q coincide with each other. P and Q coincide with each other means this secant will become a tangent to the curve at this point P. So this is nothing but tangent to the curve at point P. When I say delta y by delta x, limit delta x tends to zero का मतलब ये जो secant था अब ये एक tangent हो गया इस पॉइंट, राइट। अब जब टेंजेंट हो गया, अब हमें इस पॉइंट पे जब ये एंगल जो ये टेंजेंट बना रहा है उसका अगर tan थीटा हम निकालें तो वो बेसिकली क्या है, ये जो इसका स्लोप है, राइट, dy by dx क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, राइट। यहाँ पे भी देखो डेल्टा y by डेल्टा x स्लोप ऑफ द सेकेंड था, उसी तरह dy by dx इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या बन गया, dy by dx बन गया। तो tan थीटा जो हम लोग निकाल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x and y, राइट। बेसिकली तुमको उसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप सेकेंड को टेंजेंट बनाते हो स्लोप तो वही रहेगा, राइट, स्लोप यहाँ पे चेंज होता जाएगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो गया। स्लोप का मतलब होता है ये जो एंगल थीटा बना रहा होगा यहाँ पे उसका tan थीटा। So dy by dx is nothing but tan theta of the slope of the tangent at that. Is it clear? Yes, sir. पूरी तरह से नहीं लग रहा है? Sir, clear है। पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्षितिज, पूरा क्लियर? अभी पूरा जब 11th क्लास पूरा कवर करोगे ना तब जाके पूरा क्लियर होगा, अभी तो 100% क्लियर नहीं होगा। आगे चलते हैं। So slope of tangent to yx curve gives the derivative of y with respect to x at point. So if theta is the angle made by the tangent to yx curve, जैसे इस point P पे जो tangent है वो tangent जो x axis से angle बना रहा है, इसका जो हम tan theta निकालेंगे, this is equal to dy by dx. This is what is the geometrical meaning of derivative. Geometrical meaning of derivative of a function is कि उस फंक्शन का टेंजेंट बनाओ, वो जो x एक्सिस से एंगल बना रहा है उसका tan थीटा निकालो, so that is equal to the derivative of the function y with respect. और कैसे होता है वो हम लोग अभी बात कर भी रहे हैं ना। सेकेंड को हम लोग डेल्टा एक्स को कम करते गए तो सेकेंड टेंजेंट बन गया और हम लोगों ने देखा भाई सेकेंड का जो स्लोप है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो करते हैं भाई। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज टेंजेंट ऑफ द एंगल फॉर्म। सो यही अगर हम लोग इसको डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर देंगे तो दैट विल बी टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, नॉट द सेकेंड बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यही चीज हम कह रहे हैं। अब थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे।
सो जो कि फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा। अभी देखो इतना जो चीज की है ये सब मैथमेटिक्स की चीजें हैं जो अभी इसके पहले। फिजिक्स में जो यूज होगा ये थ्योरम्स यूज होंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे बेसिकली। फिजिक्स इज व्हाट, एप्लीकेशन, राइट, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग करेंगे। तो ये वाली चीजें हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ये थ्योरम है। क्यों होता है, कैसे होता है, कहां से होता है, वो सब जानने की जरूरत है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये याद करना है। ये बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दीस थ्योरम्स, राइट। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू सी यू, वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब u एक दूसरा फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ x है, तो वहां पे अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तो कोई भी जो कांस्टेंट होता है दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन साइन। सो d ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cu विथ रेस्पेक्ट टू x इज c टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x। मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन के साइन को अंदर लेके जाएंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और हम लोग डिफरेंशिएशन बस वेरिएबल मतलब जो फंक्शन है उसका करते हैं, कांस्टेंट का नहीं करते। अभी सभी एग्जांपल का हम लोग एग्जांपल भी लेंगे। मतलब जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x जीरो कह रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं लिखूं डिफरेंशिएशन ऑफ 9 विथ रिस्पेक्ट टू y, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2, 9 ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो दैट इज इक्वल टू जीरो। पहला वाला थ्योरम क्लियर है सबको। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन से तो वो कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंट बाहर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करें डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ पे ये जो 3 कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेंगे। जैसा कि मैंने बोला ये कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, सो दिस विल बी व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x, सो 3 कैन बी टेकन आउट। ओके, सो कांस्टेंट जो होगा मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन से, वो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द डेरिवेटिव। इज इट क्लियर? दिस इज अनदर फॉर्मूले, मतलब अनदर थ्योरम। Third theorem is if you have 2, 3 functions, more than 2 functions, 2 or more than 2 functions, then derivative sign when it goes inside, you can individually differentiate each of the functions. मतलब कि अगर मेरे पास differentiation with respect to x हम लोग कर रहे हैं x square plus 2x plus 1 को, तो हम लोग डेरिवेटिव साइन को अंदर लेके चले जाएंगे तो differentiation of x square with respect to x plus differentiation of 2x with respect to x plus differentiation of 1 with respect to x, है ना। फंक्शन के अंदर लेके चले जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के अंदर चला जाएगा, राइट। हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और बीच में प्लस माइनस साइन जैसे है वैसे ही रहेगा। हम लोग अभी एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर होगा। अभी मैं फॉर्मूला थ्योरम करा रहा हूँ, बाद में फॉर्मूला करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है और डेरिवेटिव है, ये जो डिफरेंस है, इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद है। एक ही साथ सब चीज कर लोगे तो खिचड़ी बनेगा, इस पे हम लोग थोड़ी देर बाद है। अब इस पे आओ सीधे, ये जो लास्ट वाला पे है y इज इक्वल टू x टू द पावर n, सो वील गो टू दीज टू लेटर ऑन वंस वी डिस्कस दीज। ये इनके फॉर्मूलेज और इनके फॉर्मूलेज डिफरेंस ये कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, तब उस पे आएंगे। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x टू द पावर n वेयर n इज अ रियल नंबर, उसका डिफरेंशिएशन इज n इनटू x रेज टू द पावर n माइनस 1। जो पावर है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है और जो पावर है एक से लेस हो जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब निकालो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तुम क्या करोगे, ये जो पावर है ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे n क्या है, 3 है, 3 इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 हो गया। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 3 है ना x क्यूब में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x इज 3x स्क्वायर। ये क्लियर है सबको? ये Yes, sir. फॉर्मूला जो लास्ट वाला किया, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
मैं Yes, और एग्जांपल sir. लेके बता देता हूँ तुम्हें। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो दूसरा फंक्शन ले लेते हैं y टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला तुम्हें, जो पावर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और y का पावर 1 से लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स y रेज टू द पावर 4। ये डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन हो गया y टू द पावर 5, 5/4, 5 into y raised to the power 4 is the differentiation of y raised to the power 5। क्लियर है? लिखते जाना साथ में। अच्छा, अब तुम सर लोग लिखा नहीं है, एक सेकंड। लिखना, जल्दी लिखना, सो रहा है। जल्दी जल्दी लिखो, एकदम बिजली की तरह। ना टाइम तो मत चेक, सेकेंड क्लास में तो ना, बच्चों लिखो, बच्चे लिख रहे हैं और टीचर भी एकदम पढ़ रहे हैं। इफ c इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्पेलिंग CONS, वो जमाना चला गया। लिख लिया, लिख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम लोग आगे चलते हैं इस पे कि इसी पे थे। अब देखो इसका इसका यूज करते हुए हम इसको कैसे समझें, ये समझो। मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मुझे निकालना है dy बाई dx। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऊपर ना, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, क्या था 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बोला ना मैंने। अब मुझे अगर dy बाई dx निकालना है, पहले समझ लो, है ना, फिर लिख लो। अब यहाँ पे क्या है, dy बाई dx कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा चीज, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, है ना। मैंने क्या बोला, ये डेरिवेटिव वाले साइन को अंदर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, जैसे अगर कई सारे फंक्शंस के एडिशंस हैं तो हर एक फंक्शन को सेपरेटली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यही थ्योरम का मतलब है ना। थर्ड वाला थ्योरम देखो बच्चों, दिस इज व्हाट, कि ये जो है पूरा फंक्शन, इसके अंदर अगर डेरिवेटिव को लेके जाते हैं तो इंडिविजुअली u, v और x, u, v और w को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सबको समझ में आया, है ना। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। अब मुझे पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 होता है, तो x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन ये मुझे बताएगा ईशान। ईशान क्या होता है बेटा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x क्यूब माइनस 1 3x स्क्वायर। हाँ 3x स्क्वायर, हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले तो धीरे धीरे समझेंगे ना। प्लस अब ये 3x स्क्वायर है, देखो इसका भी यूज आ गया। कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकल के आ जाता है, डिफरेंशिएशन से आ जाता है ना बाहर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट बच्चों। प्लस यहाँ पे भी जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल के आ जाएगा कूद के, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो मुझे बता देगा, वेदांश बता देगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बेटा, 0। बहुत बढ़िया, कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब हम लोग सेकेंड लाइन में फिर से आते हैं, 3 टाइम्स एक्स 3 माइनस 1 को लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अधिराज बताएगा मुझे, अधिराज। सर Just compare with this, अधिराज,
एक्स एन का एन एक्स एन माइनस वन था, तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर वो 2x हो जाएगा, तो वो मैं ये सोचा था वो 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा होगा बच्चे, 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस वन, राइट। अभी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा तोड़ तोड़ के लिखते हैं जिससे सब चीज समझ में आ जाए अच्छे से। प्लस, अच्छा अब आया असली कहानी, अब उदय बताएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। सर कुछ नहीं, फॉर्मूले को ही यूज करो। एक्स टू द पावर 1 है ना बच्चे, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। एक्स टू द पावर एन का एन एक्स एन माइनस 1 होता है, तो एक्स टू द पावर 1 का क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 0। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x, है ना, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, एक्स रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस ऑफ 0, तो मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये पूरा जो फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। क्लियर है? 1 घंटे में डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो एकदम पूरा ध्यान रखो। अच्छा, अब इससे हम लोग 2-3 चीज सीखे इस चीज से, कि अगर हमें कोई x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही निकालने बोले, तो ये एक्चुअली 1 ही होता है। क्यों 1 होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1। तो इसमें एक प्रणव होशियार बच्चा बोलेगा, सर ये तो ऐसे भी कट के 1 1। भाई साहब, ये वही वाला कहानी हो गया कि साइन एक्स बाय साइन वाई करना है सर, साइन साइन काट दिया, एक्स बाय वाई हो गया। तो नहीं कर सकते हैं ऐसा, नहीं कर सकते हैं ऐसा, है ना। हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में भी सीखा था, ऐसा नहीं कर सकते। प्रणव सॉरी आई जस्ट टेकिंग योर नेम, मतलब ऐसा नहीं, तुम ऐसे पूछते नहीं, हमको पता है तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, फोड़ने वाले हो तुम आई। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या है? dx अपॉन dx को काट नहीं सकते, है ना। ये एक ऑपरेटर है, जैसे साइन साइन को नहीं काट सकते थे ना। किसको किसको लगता है कि साइन साइन को काट सकते हैं? ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे हमारे बीच में जिनको लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, साइन साइन को काट ही तो सकते हैं। नहीं काट सकते बच्चों, है ना। तो dx अपॉन dx को कट करके 1 नहीं होता है, एक्चुअली में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे करके निकालेंगे तब जाके 1 होता है। और बिलीव मी, तुम्हारे क्लास में 12th क्लास में भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक सोच रहे होंगे कि dx अपॉन dx कट गया इसीलिए 1। ऐसा नहीं, ये ऑपरेटर हम लोग काट नहीं सकते। ये कितने लोगों को अब क्लियर हो गया? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और लास्ट वाला, सबको क्लियर है? किसी को भी नहीं क्लियर है तो हमसे पूछ लो। दिशा, यू गॉट इट? Yes, sir. ग्रेट। एंड क्रिश एंड आर्यन? यस सर। आर्यन आ गया बेटा समझ में? सर आप थोड़ा सा ये पीछे है, पर dx d अपन आप थोड़ा सा फिर से समझा सकते आप कब ज्वाइन किए? अभी तुरंत ज्वाइन किए हो क्या आर्यन? हैं? यस सर, मुझे मुझे पता नहीं चला था कि 3 बजे से क्लास थी। आई एम सो सॉरी। तो आप फिर कहाँ से आप समझ रहे हो अभी? ये वाला स्लाइड पे थे आप? यस सर। पीछे का अभी भूल जाओ आर्यन, इसमें बेटा पीछे वाले स्लाइड्स का कोई जरूरत नहीं है। ये एक डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तरह समझो कि कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 होता है। कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन से डिफाइन मतलब मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और तब डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे मैंने ये c को बाहर कर लिया है, यहाँ पे आप देखोगे c du by dx हुआ है। और जब हम डिफरेंशिएशन को अंदर लेके जाते हैं फंक्शन में, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर इंडिविजुअली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अभी तो ये दोनों तो हम लोगों ने अभी किया नहीं है, और ये वही हम लोगों ने किया था कि बेसिक जो एल्जेब्रिक डिफरेंशिएशन होता है कोई एल्जेब्रिक फंक्शन का, तो उस फंक्शन का जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका जो वेरिएबल है उसको 1 से रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे x क्यूब है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना।
मान लो अगर हमारे पास एक्स क्यूब है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे x का पावर जो है 1 से रिड्यूस हो जाएगा, x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया 3x²। अगर कंटिन्यूटी में अभी नहीं आ रहा है ना समझ में आर्यन, तो मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तुम पूरा वीडियो देखोगे तो आ जाएगा समझ कंटिन्यूस। ओके सर। क्योंकि 1 घंटे की पूरी चीज खत्म हो चुकी है ना, वो तुरंत करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। 3 into 2 plus 3x square plus 6x plus 2 का 1 कैसे होगा? नहीं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 का 1 नहीं हुआ है ईशान, ये तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया कि हम लोगों ने जो dy by dx निकाला था ये हुआ। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तब कैसे 1 हो रहा था, वो मैं समझा रहा था। तो ये एक फॉर्मूला है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल ओनली इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूले की तरह मैं बता रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n था तो उसका डेरिवेटिव क्या था, nx n माइनस 1। उसी तरह अगर y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू x है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1। ये मैं कह रहा हूँ, ये अलग से एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है ईशान? सर एक डाउट है, हाँ बोलो। ये मैथमेटिक्स में समझ आ गया, पर चेंज ऑफ एक्स और वाई के इंग्लिश में मतलब हुआ क्या असली में, ये नहीं समझ आया, थ्योरी क्या इंग्लिश है? में मैं तुम्हें वो तो समझा रहा था ना तुम्हें भाई, जब हम लोग फंक्शन का वो जो ग्राफ बना के समझा रहे थे, वो नहीं समझ में आया? वो मतलब इंडिविजुअली सब समझ आ गया, पर लिंक क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा। लिंक ही सब समझ जाओगे तब तो तुम टीचर बन जाओगे भाई। अभी इंडिविजुअली आ रहा है ना समझ में, लिंक धीरे धीरे आएगा तुम। अच्छा, अभी हम कह रहे हैं कि तुमने बोला कि सर हमको जो उसका अंग्रेजी वाला पोर्शन है नहीं समझ में आया, इंग्लिश वाला पोर्शन की भाई चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है। तो रेट ऑफ चेंज किसी चीज का निकालना होता है ना, तब हम लोग ये डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहले अभी बताया था, जब हम लोग कर रहे थे कि एक फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका देखने तक तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो मैंने स्किप किया था बीच में। अब हम लोग जाएंगे उस पर तो तुमको समझ में आएगा। ये सबने लिख लिया है? आई सपोज एवरीवन हैज रिटन दिस। ये हम लोग कर रहे थे और यहां से हम लोग जंप कर गए थे, राइट? ये पूरा हम लोगों ने स्लाइड नहीं किया था, अगर तुम्हें याद है। मैं ये कह रहा था, अब रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन y एंड द वेरिएबल x इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना होता था तो क्या करते थे, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज वेलोसिटी, राइट? तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब अगर हम कह रहे हैं कि भाई डेल्टा टी को 0 कर दो ऑलमोस्ट, तो डेल्टा टी को 0 करने का मतलब क्या हो गया कि जो तुम पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम जो बनाए हुए हो, राइट, इसमें ये मान लो डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी करते हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी, मतलब स्लोप ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी है ना। अब यही चीज को जब डेल्टा टी को ऑलमोस्ट 0 कर दे रहे हो, तो ये जो स्लोप ऑफ ये जो सीकेंट है, ये सीकेंट अब बन जाएगा, या यहाँ पे ये टेंजेंट बन गया। तो जब हम लोग, अगर तुम्हें याद होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, वो टेंजेंट क्या बताता है, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। मतलब इस टाइम पे एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इसका स्पीड क्या है वो निकालना होगा। तो हम ये ग्राफ पे एक टेंजेंट बनाएंगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमें उस पॉइंट पे हम लोगों को स्पीड दे दे। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि भाई ds बाय डेल्टा s अपॉन डेल्टा t वेयर लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है ds अपॉन dt। और ये क्या देता है हमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा।
कि टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे एग्जैक्ट स्पीड क्या था, वो निकालने के लिए हम लोग को इस तरह से डिफरेंशिएट करके निकालना है ना। तुमको अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ या फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तुमको t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे तुमको ये करने बोला कि स्पीड निकालो, तो तुमको ds अपॉन dt करके t इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करोगे, तब तुमको एग्जैक्ट 5 सेकंड पे क्या स्पीड था वो निकलेगा। अदरवाइज तुमको क्या निकल जाएगा, डेल्टा s बाई डेल्टा टी करने का मतलब कि मान लो, मतलब देखो दो चीज है, मैं अभी एग्जांपल भी तुम्हें देता हूँ कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे s इज इक्वल टू, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, मैं एक और फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, फंक्शन s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, right? So this is what distance as a function of time. अब हम लोग को t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे और उसके बाद t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, राइट, हम लोग अलग अलग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमारे पास s एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना होगा, मतलब s1 कर लो उसको, राइट। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना होगा, तो यहाँ पे तुम 1 सेकेंड डाल दोगे, 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 1, तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 2 प्लस 1 8 मीटर हो गया। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड डिस्टेंस s इज इक्वल टू 8 मीटर है ना। मान लो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मीटर्स और ये वाला एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेकेंड्स। अब एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आप s का वैल्यू निकालिए, तो डिस्टेंस, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स इज इक्वल टू 5 इंटू, किसी का अगर अनम्यूटेड है तो प्लीज म्यूट कर ले, 5 इंटू 4 स्क्वायर plus 2 into 4 plus of 1. So this is 16 5s are 80 plus 8 plus 1. So this is 89 meter. So S is equal to 89 meter. अब अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या हो गया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, V average. V average is delta S upon delta T. This is equal to S4 minus of S1. अब हम लोग डेल्टा S अपॉन डेल्टा T कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, दिस इज डेल्टा S चेंज इन डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टाइम। सो S4 माइनस S1 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। डिस्टेंस एट 4 सेकेंड कितना है, 81 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। 81 माइनस 89 89 minus 8 by 3. So this is 81 by 3, that is equal to 27 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड निकल गया। अब तुमसे अगर पूछता कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो तुम क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लोगों ने बोला था v इज इक्वल टू ds upon dt, which is limit of delta s upon delta t, where
delta t tends to 0. So this is equal to ds upon dt. तो s का जो हमारा फंक्शन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब हम लोग डिफरेंशिएशन के साइन को अंदर लेके चले जाएंगे, कांस्टेंट को बाहर लेके आएंगे, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 5 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस इज टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t होता है ना भाई, 2 into t raised to the power 2 minus 1, 2t हो गया, राइट. तो ये हो जाएगा 5 into 2 raised to the power t minus 1 plus 2 into 1 plus of 0. So this is equal to 10t plus of 2. तो 10t plus 2 हो गया. अब ये तुमको किस वैल्यू पे निकालने बोल रहा है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे ना, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे अगर तुम वैल्यू निकालोगे तो ये क्या वैल्यू निकलेगा, v इज इक्वल टू 10 into 3 plus of 2 which is equal to 32 मीटर पर सेकेंड. अब समझ में आया तुमको क्या एक्चुअल डिफरेंस है डिफरेंशिएशन का और इसका, सभी को समझ में आया? यस सर. यस सर. Right? यस सर. देखो सब चीज एक बार में नहीं आएगा, ये सब चीज हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे अभी आगे, जो मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन में ये सब पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे फिर डिफरेंशिएशन तुम्हें पता नहीं होगा क्या होता है डिफरेंशिएशन. इसीलिए डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है. हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए तभी तो निकाल पाए ना. डिफरेंशिएशन का इतना ही रोल है फिजिक्स में कि यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट अ गिवन फंक्शन, राइट. तो अभी क्या है हमारा काम, डिफरेंशिएशन करके देखना, समझना कैसे कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, राइट. ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. अभी से लेके पूरे एग्जाम आने तक हम लोग 20 बार डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. इट विल गो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जाएगा. और मैथमेटिक्स में जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उन सबको मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है डिफरेंशिएशन. लास्ट में लास्ट चैप्टर है, लेकिन ऑलमोस्ट 11th के लास्ट में पढ़ते हैं लिमिट एंड डिफरेंशिएशन ऐसे करके चैप्टर. तो उसमें लिमिट्स भी पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन भी पढ़ोगे, लेकिन तब तक तो 11th क्लास खत्म हो चुका होगा. और तब अगर फर्स्ट चैप्टर की चीज मैं पढ़ाऊंगा तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं. इसीलिए बेसिक करने की जरूरत है, राइट. लिख लो बच्चों, फटाफट लिख लिया सबने इसको, एवरीवन? यस सर. So let's go to the next slide now. कितना टाइम हो गया? Time is almost done. तो अभी क्या है ना कि फटाफट ये 2-3 प्रॉब्लम है, मैं ये बता देता हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको तुम कर सको, राइट. मान लो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ये मुझे कोई बताएगा अभी, है ना, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा. फर्स्ट वाला y इज इक्वल टू रूट एक्स है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बता सकता है मुझे? यस सर. हाँ प्रियांशु बताओ कैसे करेंगे. सर dy by dx is equal to x की पावर 1/2. हाँ, y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 1/2 1/2. फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिया. अब इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा. हाँ, उसमें वही वाला फॉर्मूला nx n-1 करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 1/2 - 1, यही होता है ना. nx n-1, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फ्रैक्शन. सो दिस इज इक्वल टू
1/2 x to the power -1/2, मतलब 1/2 x to the power 1/2, -1/2 को अगर पॉजिटिव करना है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा ना। सो ये क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। और मैथमेटिक्स में तो इसको भी हम फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, इनफैक्ट तुमको भी याद करना चाहिए इसको। जैसे ये सब बेसिक फंक्शन है ना, रूट एक्स बहुत बारी काम आएगा तुमको, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ये तुम्हें पता होगा। क्लियर बच्चों, सभी को Yes. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट Yes, लिख sir. लो। Done, everyone? Yes, sir. Aryan, could you understand Yes, sir. this? Yes, sir. Great. अच्छा, अब मुझे दिशा will tell me how to solve this second question. Yes, sir. Wait a second. Yeah. Yes, Disha, please. So it'll be differentiation of x to the power 5. Yeah, Yes, so sir. we first write the whole thing. I'll just go step by step so that everyone understands. And then we take it inside, and what you are saying is differentiate it individually, right? Yes, sir. X to the power 5 first, and then we differentiate x to the power 4 4. with respect to x and differentiate 7 with respect to x. Then we take 5 outside and x to the power 5 minus 1, which is 4. Yes, Then here 4 comes outside, it becomes x to the power 3. yes, And here it's 0. 0. Constant का differentiation 0 होता है. So we have 5x4 plus 4x cube. This is the differentiation of this function. Right? हाँ ईशान, सही है बिल्कुल बेटा. Thanks, Disha. Everyone has understood this? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. लिख भी लिया सबने बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. इतना भयंकर चीज आज तुम लोग सीख चुके हो, पता नहीं कैसे तुम लोग अपने अंदर कंटेन करके रखोगे ज्ञान को. अच्छा, मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ. x टू द पावर या 1/x टू द पावर -3/2 है. इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? या रुको, ऐसे नहीं. x टू द पावर या 1/x². ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x² है, राइट? यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस. तो ये कौन मुझे बताएगा? आज किससे? दिव्यांश से पूछूंगा. y इज इक्वल टू 1/x² डिफरेंशिएट कैसे? Yes, sir. Yeah, so we'll write y is equal to x to the power -2, Yes, and then that would be -2x to the power -2 minus 1. so we differentiate x to the power -2 with respect to x. So -2 will come outside as you said, and Yeah, -2 minus 1. So that's -2x to the power -3. इसको लिखेंगे -2/x³. ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला आ जाता है कि भाई 1/x रेज टू द पावर n अगर है और इसको डिफरेंशिएट कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो इसका एक फॉर्मूला हो गया -n/x रेज टू द पावर n+1. है ना? कोई भी नई चीज देखो तो उससे फॉर्मूला इजाद कर लो. वैसे तो ये सब किताब में भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कोई इजाद किया हुआ नहीं है. 10 किताब पढ़ोगे ना तो कहीं पे किसी चीज को फॉर्मूले की तरह यूज करिए, और ये हेल्पफुल फॉर्मूला है. जहां पे भी डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तुम धड़ाक से लिख सकते हो. क्या जरूरत है उसको पहले नेगेटिव करना और ये करना?
फॉर्मूला याद है, -n/x⁴n/n+1 कर लो। जैसे 1/x का अगर करें उसी फॉर्मूले से तो ये क्या हो जाएगा, -1/x⁴ हो गया नहीं? हाँ, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो आज इतना ही ज्ञान काफी है, ज्ञान कहीं बाहर बह ना जाए तो संभाल के रखें इसको, है ना। मैं तुम्हें क्या करूंगा, आज तो होमवर्क नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बीच में ही है हम लोग, थोड़ा सा और अपने आप को रगड़ो, है ना। पढ़ो जितना मैंने बताया, मैं इसको शेयर कर लूंगा रात में आफ्टर माय क्लासेस। जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू द स्लाइड्स एंड गो थ्रू इट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट। डिफरेंशिएशन को और पढ़ो, नेट पे देखो, गूगल पे देखो क्या है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, राइट। बुक्स अगर हैं कुछ अच्छी तुम्हारे पास तो बुक्स में पढ़ सकते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर तुम लोग के पास मैथ्स का एनसीईआरटी है ना? यस सर। यस सर। जो वो डिफरेंशिएशन वाला जो पोर्शन है ना पीछे, उसको खोल के देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। पढ़ोगे तो 4 डाउट भी और आएगा दिमाग में, समझ में नहीं आएगा। उससे पढ़ोगे तो गैप्स फिल होते हैं। जब मैं क्लास लेता हूँ उसमें जो गैप्स रह गए वो जब तुम खुद पढ़ते हो चीजों को तो वो गैप्स फिल होते हैं, और कुछ गैप्स जो रह जाते हैं वो आप डाउट में पूछ के उन गैप्स को फिल करते। दिस इज हाउ स्टडी ऑफ क्लास 11th एंड 12th, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, राइट। बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, Thank sir. you, sir. Uh,